वैदिक दौर से लेके मुगल शासन तक अर्थशास्त्र जैसे बड़ी किताबों में भी बैंक जैसे चीजों का जिक्र किया गया था। इंडिया में बैंक्स की ऐसी एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एक नई कहानी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है बैंक के रिवॉल्यूशनरी बदलाव से, जिसका नाम है बैंक नेशनलाइजेशन। भैया भैया वो धनिया दीजिएगा। बचपन में ये बोलते बोलते मैं बस मुट्ठी में पड़ी अठन्नियां ही जोड़ रहा होता था, क्योंकि जरा सा हिसाब गलत किया कि मां की डांट फिक्स थी। अब ना वो अठन्नी है ना वो उलझन है, क्योंकि बस मोबाइल से कोड स्कैन किया, पेमेंट कंप्लीट। हम सबका बैंक आज हमारे जेब में है, हमारे मोबाइल में है। इंडिया में बैंक्स की ऐसी एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन एक नई कहानी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है बैंक के रिवॉल्यूशनरी बदलाव से, जिसका नाम है बैंक नेशनलाइजेशन। जी हां, आज आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा बैंक नेशनलाइजेशन की। दोस्तों, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समाज में होना खुद में कोई नई बात तो नहीं थी। वैदिक दौर से लेके मुगल शासन तक अर्थशास्त्र जैसे बड़ी किताबों में भी बैंक जैसे चीजों का जिक्र किया गया था। हुंडीज, दस्तावेज, बतरार जैसे बहुत सारी चीजें लेन देन के लिए यूज की जाती थी। पर अंग्रेज शासन काल में बैंक इंस्टीट्यूशनलाइज हुई। इसका मतलब किसी इंसान से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। जी हां, वही बिल्डिंग है जहां पे पैसा ही पैसा होता है। इनमें से कुछ बैंक्स, जैसे कि बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बैंक ऑफ बंगाल कहा गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, जो उस समय की सबसे सक्सेसफुल बैंक मानी जाती है। दोस्तों, असली धूम तो तब मची जब आजादी के बाद भारत ने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ और बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, SBI। 1959 तक 8 और बैंक्स SBI के अंतर्गत आ गई, पर फिर भी प्राइवेट बैंक्स पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली ही थी। सीधी बात यह कि सरकार कोशिश तो कर रही थी। जैसे 1965 तक 328 बैंक्स को मर्ज करके 94 बैंक्स बना दिए गए। पर भारत जैसे विशाल देश में बैंकिंग एक चैलेंज से कम थोड़ी था। आजादी के महज 20 साल के अंदर 350 बैंक्स फेल हो गए थे। 1960 में 2 बड़े प्राइवेट बैंक्स, अलाइड सेंट्रल बैंक और लक्ष्मी सेंट्रल बैंक भी कोलैप्स कर गए। तब देश में जरा राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही थी। GDP निगेटिव में जा रहा था, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर था, कैपिटलिस्ट बैंक और बिजनेस को एक बना रहे थे और सबसे बड़ी बात, ग्रीन रिवॉल्यूशन राहत आके खड़ा था। अब बस जरूरत थी बैंकिंग जगत में एक बेहतरीन बदलाव की। जी हां, इसी बदलाव को, इसी नेशनलाइजेशन को RBI ने कुछ दिनों बाद बताया था कि आजादी के बाद सबसे जरूरी इकोनॉमिक डिसीजन यही था। प्राइम मिनिस्टर ने 18 जुलाई 1969 को ऑल इंडिया रेडियो पर 14 बैंक्स नेशनलाइजेशन का डिक्लेरेशन कर दिया। इसी कड़ी में 6 और बैंक्स जुड़ी 1980 तक। इन बैंक्स में देश का 85% पैसा था और ये ऑर्डिनेंस भी हमारी पार्लियामेंट ने बड़ी फुर्ती से, बड़ी खुशी से पास कर दिया। 1969 जहां सिर्फ 8265 बैंक ब्रांचेस थी, तो वही 1992 तक 60,000 से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में खुल चुकी थी। 60% से ज्यादा ब्रांचेस ग्रामीण भारत में खुल चुकी थी। हमारे देश ने उस समय बैंक नेशनलाइजेशन से यह साबित कर दिया, हम थोड़े अनाड़ी तो है पर बड़े खिलाड़ी हैं। रुक रुक कर भरी चलती होगी हमारी गाड़ी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
जब एक बार मंजिल तक पहुंचने की ठान ली तो गांव गांव तक बैंक्स पहुंचना शुरू हो गए, किसानों को क्रेडिट का फायदा मिलना शुरू हुआ और बैंक नेशनलाइजेशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन तक का सफर मुमकिन हो पाया।